नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व हम माँ सरस्वती की आराधना में एक श्लोक का गायन करेंगे, स्वर वादन करेंगे। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसी के साथ हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व हम कल की कक्षा पर विचार विमर्श कर लेते हैं। कल अपन ने 5 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसमें संधि की शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा की, संधि की परिभाषा, पाणिनीय परिभाषा, संधि के भेद और भेदों की परिभाषा के बारे में अपने अध्ययन किया और साथ में कुछ एक उदाहरण अपने ने देखे। आज की जो कक्षा है वह कक्षा है दीर्घ स्वर संधि। आज का जो अपना प्रकरण है वह है दीर्घ स्वर संधि के बारे में रहने वाला है। इस पर आज अपने विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसके संपूर्ण उदाहरणों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि वो कक्षा को ध्यान पूर्वक और मनोयोग पूर्वक देखें और अपनी जो नोट्स है वह अपनी पाठ्य सामग्री में उतारते जाए। कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का जो अपना पहला बिंदु है वह है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद यह अपना आज का बिंदु है पहला। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद वैसे तो सामान्य रूप से 5 भेद माने गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयानि संधि। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से स्वर संधि के 5 भेद जो अपनी 10वीं कक्षा के अंतर्गत अधिक है। अधिक का मतलब है कि 5 भेदों के अलावा 3 भेद और पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और एक प्रकृति भाव संधि, इनका भी अपन अध्ययन करेंगे क्योंकि 10वीं कक्षा है और ये बोर्ड कक्षा है। तो अपन स्वर संधि के अंतर्गत प्रमुख 8 भेदों के बारे में अध्ययन करने वाले। कितने भेद? 8 भेदों के बारे में अध्ययन करने वाले। स्वर संधि के अनेक भेद हैं, लेकिन अपन 8 भेदों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। स्वर संधि के 8 भेद में आपको बता दूं, पहला है वह है दीर्घ संधि। इसे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ अच संधि या स्वर्ण दीर्घ संधि भी बोला जाता है। दूसरा है वह है गुण संधि। तीसरा जो भेद है वह है वृद्धि संधि। चौथा भेद है वह है यण संधि। यण संधि। 5वां भेद है वह है अयादि संधि। अयादि संधि। 6वां भेद है वह है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। 7वां भेद है वह है पर रूप संधि। पर रूप संधि। और 8वां जो भेद है अपना अध्ययन की दृष्टि से अंतिम जो भेद है वह है प्रकृति भाव संधि। वह है
प्रकृतिभाव संधि, इन 8 भेदों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें से आज की जो क्लास है समय 35 मिनट है, इसलिए आज की कक्षा में अपन दीर्घ संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके जो उदाहरण है करीबन 25-30 के लगभग उदाहरण है संधि के, उन सभी उदाहरणों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और याद करने का प्रयास करें। तो अपन दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा करते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की जो परिभाषा है वह है अक स्वर्णे दीर्घ। क्या है परिभाषा? अक है स्वर्णे दीर्घ है। अब अक स्वर्णे दीर्घ है, इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या होता है? अक स्वर्णे दीर्घ का अर्थ है अक अक का मतलब है अक प्रत्याहार से। जब अपन माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे अक प्रत्याहार क्या कौन सा है। अक प्रत्याहार अर्थात अ ई उ री री, ये 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत, अ ई उ री और ली। अक प्रत्याहार के सामने सवर्णे, सवर्णे का तात्पर्य है समान वर्ण, समान वर्ण आए तो क्या हो जाए, दीर्घ, अर्थात उनको दीर्घ एकादेश हो जाता है। अर्थ देखते हैं, अर्थात अक प्रत्याहार अक प्रत्याहार कौन सा है? अ ई उ री और ली के सामने, अर्थात अ ई उ री ली के सामने क्या है? समान स्वर, क्या है? समान स्वर आने पर क्रमशः आ ई उ री और ली दीर्घ एकादेश हो जाता है। दीर्घ एकादेश हो जाता है। यह है दीर्घ संधि की परिभाषा पूरी। सूत्र है अक स्वर्णे दीर्घ, इसका मतलब है अक प्रत्याहार अर्थात अ ई उ री ली के सामने, इनके सामने समान स्वर आने पर क्रम से आ ई उ री ली दीर्घ एकादेश हो जाता है। यह है दीर्घ संधि की परिभाषा।
अब ध्यान देने की बात यह है कि जो अक प्रत्याहार है इसमें अ के सामने अ के साथ में आ भी है, ई के साथ बड़ी ई, ऊ के साथ बड़ा ऊ, री के साथ बड़ा री, और जो लरी है, ध्यान देने की बात है संस्कृत में लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, लरी केवल एक ही वर्ण है, इसका कोई दीर्घ रूप नहीं है। ये याद रखना आप कि लरी का कोई दीर्घ रूप नहीं है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये 5 वर्ण है। अब इनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वे आपको बता देता हूं। अ, ई, उ, री और लरी के सामने, इनके सामने यदि क्या आ जाए समान स्वर। समान स्वर का मतलब है अ, ई, उ, री और लरी के होने पर इनको क्या आदेश हो जाएगा, इनको आदेश हो जाएगा दीर्घ आदेश। दीर्घ एक आदेश क्या होगा, आ, ई, उ, री और लरी, ये आदेश हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं लरी के लिए संस्कृत में लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है। ये लरी के लिए अपन ने लिखा है कि संस्कृत में लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये सूत्र ये है कि अ, ई, उ, री, लरी, इनके साथ में अ के साथ में आ भी है, ई के साथ बड़ा ई, उ के साथ बड़ा उ, री के साथ बड़ा री और लरी एक है। इनके सामने क्या हो समान स्वर है, अर्थात अ, ई, उ, री, लरी, इनके साथ भी अ के साथ बड़ा ई बड़ा आ, अ के साथ में आ, ई के साथ बड़ा ई, उ के साथ बड़ा उ, री के साथ बड़ा री और लरी होने पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा, अर्थात आ, ई, उ, री, लरी हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात को 2 बार बोलकर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो अपनी कक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित कक्षा है। यदि मैं अपने स्तर के अनुसार आपको पढ़ाऊंगा तो ये दीर्घ संधि लगभग 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मुझे कक्षा 10वीं के जो कमजोर छात्र होते हैं कक्षा में उनको भी साथ में लेकर चलना है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप समझ गए ये तरीका पूरा और ये दीर्घ संधि की परिभाषा, ये अर्थ पूरा और लरी के बारे में मैंने विशेष बता दिया आपको, ठीक है। अब अपन दीर्घ संधि के उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे।
अब अपन दीर्घ संधि के उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो दीर्घ संधि है उसकी में एक जो स्थितियां है, विभिन्न प्रकार की स्थितियां, वैसे तो आप सूत्र के माध्यम से समझ गए होंगे, फिर भी यदि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी यदि न समझ पाया है तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। इसमें अलग अलग स्थितियां होती है, जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर भी आ प्लस आ बराबर भी आ, और आ प्लस ए बराबर भी आ। प्रत्येक की 4 स्थितियां हैं। इसी तरह जो ई की है, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। देखो संस्कृत में जो छोटा होता है उससे तो बोला जाता है ह्रस्व, जिसे बोलेंगे ह्रस्व आकार, और इसे बोलेंगे अपन, ये आ है जो बड़ा है ऐसे, इसे बोलेंगे अपन दीर्घ आकार। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसे ह्रस्व इकार, ये दीर्घ इकार। अब दूसरी स्थिति में वह ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, ई प्लस ई बराबर दीर्घ इकार, और ई प्लस ई बराबर दीर्घ इकार। ये हो गई ई की 4 स्थितियां। और ध्यान देने की बात यह है, मैं भी गलती कर रहा हूं कि भाई ई प्लस ई नहीं बोलेंगे, संस्कृत में इसको बोला जाता है ई धन ई बराबर दीर्घ इकार, ई धन ई दीर्घ इकार बराबर दीर्घ इकार, दीर्घ इकार धन ह्रस्व इकार बराबर दीर्घ इकार, दीर्घ इकार धन दीर्घ इकार बराबर दीर्घ इकार। इस प्रकार से बोला जाता है। अगली जो स्थितियां है, तीसरा जो है वह हो जाएगा ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ उकार। एक है ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ उकार, फिर है ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ उकार, और एक हो जाएगा ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ उकार। ये उकार की 4 स्थितियां हैं। चौथा जो अपना है वह है रीकार, ऋकार धन ऋकार बराबर दीर्घ ऋकार, ऋकार धन ऋकार बराबर दीर्घ ऋकार। ऋकार की संस्कृत भाषा में केवल एक ही स्थिति पाई गई है, अन्य स्थितियां अभी उपलब्ध नहीं है। ये प्राचीन समय से ही एक ही स्थिति बनी आ रही है ऋकार की। 5वां जो है वो है लृ धन लृ बराबर लृ। लृकार की भी एक ही स्थिति है, और मैंने पहले आपको बता दिया कि वह लृ का संस्कृत में कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। संस्कृत भाषा में लृ धन लृ बराबर लृ ही होता है। तो ये 5 स्थितियां दीर्घ संधि के अंतर्गत होती है। आप इन्हें अपने नोटबुक में उतार लें। अब हम जो आकार वाली स्थिति है, 4 स्थितियां, इनके बारे में प्रत्येक के 3 उदाहरण देखेंगे। फिर इकार के प्रत्येक के 3 उदाहरण, उकार के प्रत्येक के 3 उदाहरण, ऋकार के 5 उदाहरण और लृकार के 5 उदाहरणों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब हम
दीर्घ संधि के उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे कि दीर्घ संधि के जो प्रथम आकार वाली स्थिति है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये 4 स्थितियां जो मैंने आपको लिखा थी इनके उदाहरण देख रहे हैं अपन। देखिए ए धन ए बराबर आ, यहाँ पर उदाहरण है अध्यय धन अपि, अध्यय धन अपि यानी बन गया अध्यापी। अब देखते हैं अध्यापी कैसे बना है। देखो यहाँ पर अध्यय धन अपि है, इसमें जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वह उसमें मिला हुआ है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो क्या है ए यानी एकार। तो ए धन ए बराबर क्या लिखा हुआ है वहां पर आ बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये झा और ये पी मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा अध्यापी। ऐसे ही ये नगय धन अधिराजय, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में अकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण अकार है, तो ए धन ए बराबर क्या हो गया आ हो गया, रूप हो गया नगादि राज। तीसरा उदाहरण है राम धन अनुजम रामानुजम, प्रथम शब्द के अंत में अकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण अकार है। ए धन ए बराबर क्या हो गया आ और रूप बन गया रामानुजम। अब मैं आपको इनमें जो अर्थ होता है वो अर्थ में बता देता हूं। अध्यय का अर्थ होता है आज, अपि का अर्थ होता है भी, अध्यापी आज भी। नगय यानी होता है पर्वत, अधिराजय यानी होता है राजा, नगाधिराजय अर्थात पर्वतों का राजा। राम यानी राम, राम यानी राम, अनुजम यानी छोटा, रामानुजम यानी राम का अनुज, अनुज बोलते छोटे को, छोटे भाई को, तो रामानुजम यानी राम का छोटा भाई। ठीक है। अब अगला जो अपनी स्थिति है वह ए धन आ बराबर आ वाली स्थिति है। यहाँ पर उदाहरण है अत्र धन आगत्य। देखिए यहाँ पर है अत्र धन आगत्य, ये वाली स्थिति है। अब इसमें देखिए प्रथम शब्द का अंत में त्र में ए मिला हुआ है। अगला जो शब्द इसका प्रथम वर्ण है वह आ है, तो ए धन आ की स्थिति होने पर बताया है क्या होता है आकार आदेश होता है, तो वही है शब्द क्या बन जाएगा अत्रा गत्य। ऐसे सभी बने हुए तीनों। अत्र धन आगत्य बराबर क्या बन गया अत्रागत्य। अत्र यानी होता है यहाँ, आगत्य आना, यहाँ आगत्य यानी आकर के, तो यहाँ आकर के। देव देव अगला जो उदाहरण है देव धन आले देवालय। देव शब्द का अंतिम वर्ण है वह अकार, अकार मिला हुआ उसमें, और आलय जो द्वितीय शब्द है इसका प्रथम वर्ण है वह आकार है, तो ए धन आ वाली स्थिति है, तो क्या बन गया आ, तो बन गया रूप देवालय। देव यानी ईश्वर भगवान परमात्मा, आलय यानी होता है घर, तो देवालय यानी देवता का घर क्या हो गया देवालय अर्थात मंदिर। अगला है उदाहरण गण धन आनंद गणानंद। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए मिला हुआ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आकार वाली स्थिति है, तो ए धन आ बराबर क्या होता है आ, तो घन धन आनंद क्या बना गणानंद, क्या बन गया गणानंद। अब गणानंद ये कौन है राजा थे, जो कि राजा चंद्रगुप्त के द्वारा इनको इतिहास में माना जाता है, वही ये गणानंद है। अब आगे बात करते हैं, ये नाम हो गया गणानंद। अलवे से घन का अर्थ होता है बादल और आनंद का अर्थ होता है खुशियां, बादल रूपी खुशियां भी इसका अर्थ हो सकता है। अब देखिए तीसरी जो स्थिति है वह है आ धन ए बराबर आ। यहाँ पर है
विद्या धन अर्थी, क्या शब्द है? विद्या धन अर्थी बराबर बनाए हैं विद्यार्थी। अर्थात देखते हैं कैसे बनाए हैं। विद्या धन अर्थी शब्द है। अब इसमें देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में आ मिला हुआ है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण अकार है, तो आ धन ए बराबर क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ आ धन ए बराबर आ होता है, तो ये आ हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये धन तो क्या है? आधा रह जाएगा। देखो मैं आपको पूरा एक बार लिखकर समझा देता हूं। विधन ये क्या है? द और य के मिलने पर क्या बनता है? ध बनता है। और इसमें से अपने निकाल लिया आ, और आ में ए मिलाने पर क्या बन गया? आ, तो ये लिख दिया मैंने आ, और ये बच गया इसमें थी, ये बच गया। तो ये सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्यार्थी शब्द बन जाएगा। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, और अर्थ है ग्रहण करने वाला। विद्या को जो ग्रहण करता है वो कौन है? विद्यार्थी। अब यहाँ पर देखते हैं अगला उदाहरण है सदा धन अत्र। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ मिला हुआ है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अकार है, तो आ धन ए बराबर आ, तो यहाँ पर बन गया सदात्र। सदा यानी हमेशा, अत्र यानी यहाँ, सदात्र यानी हमेशा यहाँ। अब आगे बात करते हैं कदा धन अत्र बनाए कदात्र। कदा शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण डा में आ मिला हुआ है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण क्या है? अकार है, तो आ धन ए वाली स्थिति है तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो यहाँ पर बना दिया कदात्र। कदा यानी होता है कब, अत्र यानी होता है यहाँ, कब यहाँ। कदात्र का अर्थ हो गया यहाँ कब या कब यहाँ। चौथी स्थिति है आ धन आ बराबर आ। यहाँ पर हो जाएगा उदाहरण है विद्या धन आलय विद्यालय। इसको अपन समझ लेते हैं। विद्यालय वाले जो उदाहरण है इसको अपन समझ लेते हैं। देखो विद्या धन आलय ये शब्द है अपने पास। अब देखो इसका बनेगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या मिला हुआ है? आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो यहाँ पर आ धन आ वाली स्थिति है। आ धन आ वाली स्थिति क्या बनेगा? आ बनेगा। तो यहाँ पर बना दिया मैंने आ। मैंने बताया विद्या में क्या मिला हुआ है? वी। ये ध कार किस बना है? ध और ये मिलने पर ध बनता है, तो ये विद्या और ये आ मिल जाएगा तो विद्या और फिर लय, तो पूरा शब्द जो बन जाएगा वो बन जाएगा विद्यालय, जिसमें अपन पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्या का अर्थ होता है विद्या ज्ञान, और आलय यानी होता है घर। विद्या का घर विद्यालय। ऐसे ही महाधन आत्मा महात्मा बनाए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आकार है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण आ है, तो आ धन आ से बना आ उत्तर बन गया अपना महात्मा। तीसरा जो उदाहरण है वह है चिकित्सा धन आलय। चिकित्सा में अंतिम वर्ण में आकार मिला हुआ है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह आकार है, तो आ धन आ वाली स्थिति है तो रूप बन जाएगा चिकित्सालय। तो ये अपने दीर्घ संधि के प्रथम स्थिति आकार में 4 स्थितियों का अध्ययन किया है, जिसमें प्रत्येक में 3 उदाहरण देखे। तो ये कितने उदाहरण हो गए टोटल? 3 3 3 3 6 3 6 9 3 4 12 उदाहरण अपने ने आकार वाली स्थिति में देख लिए हैं। अब दीर्घ संधि के अंदर उदाहरण है, इकार वाले उदाहरण है। पहला जो स्थिति है इसमें भी 4 स्थिति है। पहली स्थिति है ई धन ई बराबर दीर्घ इकार। उदाहरण है कवि धन इंद्र बना है
कविंद्र। कविंद्र शब्द के अपन इधर समझ लेते हैं। देखिए कवि धन इंद्र ये शब्द है, उदाहरण है। इसमें बनाए देखो कवि का जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण में मिला हुआ है इकार। द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह है इकार। तो ई धन ई से क्या बनता है, दीर्घ ई बनता है, ये रहा दीर्घ इकार बना है। तो यहाँ पर बन जाता है देखो ये पूरा आपको मैं बताता हूं, क धन व धन ये हो जाएगा यहाँ पर ई धन ये इंद्र। अब ये इनको जब अपन मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इकार और इकार इन दोनों को मिलाकर तो क्या बना दिया हमने, दीर्घ इकार बना दिया। अब इसको पूरे को जब अपन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कविंद्र। ये स्थिति बनी है। यहाँ पर रूप बना है कविंद्र। कवि यानी होता है कवि और इंद्र यानी होता है जो इंद्र राजा। तो कविंद्र यानी कवियों का राजा कविंद्र। ऐसे ही अगला है रवि धन इंद्र रविंद्र। यहाँ पर अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इकार मिला हुआ है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण ईकार है। तो ई धन ई से क्या बन गया, दीर्घिकार, तो शब्द बन गया रविंद्र। रवि यानी सूर्य, इंद्र यानी राजा, सूर्य का राजा रविंद्र। ऐसे ही अति धन इव, अति बना है। यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इकार मिला हुआ है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इकार है। ई धन ई से बन गया ई, तो क्या बना अतीव शब्द। अति यानी होता है ज्यादा, इव यानी होता है के समान उपमावाचक शब्द है, बन गया अतीव यानी ज्यादा के समान। ऐसे ही दूसरी स्थिति है ई धन ई बराबर दीर्घिकार। यहां पर इस स्थिति को अपन समझ लेते हैं। उदाहरण है हरि धन ईश है, हरि धन ईश है, ये वाली स्थिति है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में दीर्घिकार है। तो क्या बनेगा ई धन ई बराबर दीर्घिकार। यदि अपन इस शब्द को पूरे को विग्रह करके लिखे तो किस प्रकार से होता है, ये शब्द देखिए है ए रे ई से ये पूरा इस उदाहरण का विग्रह रूप है। अब इस विग्रह रूप में अपन देखेंगे तो एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर संधि करेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ इकार बनेगा। ये वाली स्थिति है, यह वाली स्थिति है। अब इसमें देखो है में ऐड लाएंगे, है पूरा, फिर ई में ये रह जाएगा, रह में इकार लाएंगे दीर्घ इकार, तो ये जी, और फिर बचा स में मिलाएंगे, ये हो गया हरी से। इस प्रकार से यह पूरा उदाहरण बना हरि से है वाला। हरि यानी होता है विष्णु और ईश यानी हरि जो भगवान विष्णु का भी पर्यायवाची है। और हरि यहाँ पर बंदर भी इसका अर्थ निकलता है। ईश यानी स्वामी, हरि का स्वामी हरीश है। ऐसे ही अगला है कवि धन ईश्वर है। तो यहाँ पर कवि है, इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इकार है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इकार है। तो ई धन ई से बना दीर्घिकार, तो रूप हो गया कविश्वर। कवि यानी कवि, ईश्वर यानी स्वामी, कवि का स्वामी कविश्वर। ऐसे ही अगला उदाहरण है भूमि धन ईश है, भूमि से। भूमि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इकार है। ई धन ई बराबर इकार, तो यहाँ पर रूप सिद्ध हुआ भूमिश है।
भूमि यानी पृथ्वी, ईश यानी स्वामी, पृथ्वी का स्वामी भूमिश, भूमिश है। तृतीय स्थिति है वह है ई धन ई बराबर ई। इसके उदाहरण की अपन चर्चा करें। इसका उदाहरण है वह है प्रहरी धन ईव, प्रहरी धन ईव, प्रहरी धन ईव है। अब इसमें अपन देखेंगे क्या होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में इकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण क्या है ई। तो ई धन ई से क्या बना दीर्घ इकार। अब देखो इस शब्द के पूरे शब्द का अपन विग्रह करके देखते हैं क्या है। देखो किस प्रकार से विग्रह रूप होता है, ये छोटी कक्षाओं में पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। प र है र ई व और ये हो गया इसका पूरे का विग्रह रूप, इसका पूरे का विग्रह। अब संधि कहां पर हुई, इसमें संधि हुई है वह हुई है यहाँ पर, ये दीर्घिकार और ये ह्रस्वीकार, हो रहा दीर्घिकार ह्रस्वीकार, इन दोनों के मिलन से बना है दीर्घिकार, बन गया। अब रूप क्या बनेगा, प में मिला दो र, ए पूरा, प्र पूरा, है में ए मिला दे है पूरा, र में दीर्घिकार मिलाएंगे अपन ये वाला तो क्या बनेगा री, और फिर बच गया वह में ए मिलते प्रहरीव। क्या बना शब्द प्रहरीव, 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 प्रहरीव। देखो प्रहरी यानी होता है रक्षक और ईव के समान, प्रहरी के समान, रूप क्या बना प्रहरी के समान, प्रहरी के समान। अब देखिए अगला जो है वह है महीधन इंद्र। यहाँ पर मही में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ही है, इसमें इकार मिला हुआ है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इकार है, ई धन ई से बना दीर्घ इकार और रूप सिद्ध हुआ महेंद्र। ऐसे ही अगला उदाहरण है नदी धन इंद्र। इसमें द्वितीय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इकार मिला हुआ है, द्वितीय शब्द के का प्रथम वर्ण इकार है, ई धन ई बराबर दीर्घ इकार, रूप बना नदींद्र। नदी यानी नदी और इंद्र यानी राजा, नदियों का राजा नदींद्र। और मही यानी पृथ्वी और इंद्र यानी राजा, मही यानी पृथ्वी का राजा महेंद्र। ऐसे ही अगली स्थिति है ई धन ई बराबर दीर्घ इकार। पहला उदाहरण इसमें गोरी धन ईश है, गोरीशा शब्द बना है। अब ये गोरीशा शब्द कैसे बना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। गोरी धन ईश है, ये वाला उदाहरण है यहाँ पर गोरी धन ईश है। अब देखिए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में दीर्घ इकार है, ई धन ई से ई बनता है। तो यहाँ पर अपन पूरे शब्द का विग्रह रूप लिखते हैं ग धन औ धन र धन ई धन स धन अह। ये इसका पूरे शब्द का विग्रह रूप है। अब इसमें संधि कहां पर हुई है, संधि यहां पर हुई है, ई के मिलने पर क्या बना दीर्घ इकार बना, दीर्घ इकार बना। अब इसको जब अपन पूरे को मिलान करेंगे, पूरे का संधि करेंगे तो क्या बनेगा, ग में ओ मिलाएंगे तो गौ, फिर र में ई मिलाएंगे तो जी, और ये स और ये बच गया अह, गोरी स। ये शब्द
संपन्न हुआ, अपना निष्पन्न हुआ गौरी से। गौरी यानी पार्वती, ईश यानी स्वामी, तो गौरी का स्वामी गौरी से शंकर हुआ। आगे है उदाहरण लक्ष्मी धन ईश्वर। लक्ष्मी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इकार है और द्वितीय शब्द ईश्वर में प्रथम वर्ण इकार है, तो ई धन ई बराबर ई, तो बन गया रूप लक्ष्मीश्वर है। ऐसे ही अगला उदाहरण है पार्वती धन ईश्वर है। पार्वती धन ईश है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में इकार है, तो ई धन ई बराबर बना ई, तो क्या शब्द संपन्न हुआ पार्वती से, यानी पार्वती का स्वामी पार्वती से। यह अपन ने दीर्घ संधि के उदाहरणों में इकार की चारों स्थितियों के बारे में अध्ययन के लिए, और इसके भी टोटल 12 उदाहरण देखे। अगला जो है वह है उकार। उकार की स्थितियां पढ़ेंगे। अब दीर्घ संधि में अगली जो स्थिति है उकार वाली, इसकी चारों स्थितियां अपने सामने है, इसके उदाहरण अपन देखते हैं। पहला उदाहरण है लघुधन उत्तरम। रूप बना है लघुतरम। क्या रूप बना है लघुतरम। इसका अपन देखते हैं इधर लघुधन उत्तरम। यह है, इसमें देखिए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण क्या है उकार है, तो उ धन उ बराबर क्या हुआ दीर्घ उकार, तो यहां पर रूप बना लघु तरम। लघु यानी होता है छोटा, उत्तर यानी उत्तर, छोटा उत्तर। ऐसे ही सुधन उक्ति प्रथम शब्द के में उकार मिला हुआ है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उकार है, तो उधन उ बराबर उ, तो रूप बना सुक्ति। सुक्ति बना है सु यानी अच्छा, उक्ति यानी बोलना। अच्छा उक्ति, अच्छा उक्ति, तो क्या होगा सूक्ति। जो अच्छी बात है वह कौन की होती है सूक्ति होती है। अगला उदाहरण है विष्णु धन उदय। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में बना है, अंतिम वर्ण में मिला हुआ है उकार, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है उकार, तो उ धन उ बराबर हुआ उ, तो रूप बना विष्णु उदय। विष्णु यानी भगवान विष्णु और उदय यानी उनका उदय होना, तो भगवान विष्णु का उदय, विष्णु उदय। ऐसे ही अगली स्थिति है लघु धन उ धन उ बराबर उकार वाली स्थिति है। इसमें पहला उदाहरण है लघु धन उर्मी। लघु धन उर्मी, ये देख लेते हैं अपन, लघु धन उर्मी ये वाली स्थिति है। यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उकार है, तो इन दोनों के मिलन से उकार बनेगा। तो यहाँ पर ये ग में दीर्घ उकार मिलाएंगे तो क्या बनेगा लघु, और बच गया क्या ये मी, लघुर्मी। ये रूप बना है लघुर्मी। लघु यानी होता है छोटा, उर्मी यानी होती है पंक्ति या रेखा, तो लघु उर्मी यानी कि छोटी पंक्ति या छोटी रेखा, ठीक है, लघु उर्मी बन गया। आप देखिए लघु उर्मी जो शब्द है इसके प्रवाह भी अर्थ होता है, पंक्ति भी अर्थ होता है, रेखा भी अर्थ होता है ना, अलग अलग अर्थ होते हैं संस्कृत में। अगला उदाहरण है सिंधु धन उर्मी। सिंधु शब्द प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उकार मिला हुआ है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उकार है, तो उ धन उ बराबर दीर्घ उकार, रूप बना है सिंधुर्मी। यानी सिंधु यानी नदी, सिंधु नदी का, उर्मी यानी प्रवाह, सिंधु का प्रवाह। अगला उदाहरण है मधुधन उर्मी मधुर्मी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में उकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उकार है, तो उ धन उ बराबर उकार, तो रूप बन गया मधुर्मी। मधु यानी होता है शहद, उर्मी यानी प्रवाह, शहद का प्रवाह। अब जैसे मान लेते हैं ये वृक्ष है, इसमें यहाँ पर ये छत्ता लगा हुआ है, तो इससे जो
ये शहद गिर रहा है तो ये क्या है, प्रवाही है, तो ये शहद का प्रवाह है। अगला उदाहरण है ऊ धन ऊ वाली स्थिति है बराबर दीर्घ उकार। उदाहरण है भू धन उदय। भू प्रथम शब्द में मिला हुआ, प्रथम शब्द के वर्ण में मिला हुआ है उकार और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है उकार। दोनों के मिलन से बना है दीर्घ उकार और रूप बन गया भूदय। देखिए भूधन उदय, भू में मिला हुआ है उकार और आगे है उकार, तो क्या बनेगा ऊ धन ऊ बराबर स्थिति बता दिए अपने उकार, तो रूप बन गया भूदय। क्या बन गया भूदय। भू यानी भूमि, धरती, उदय यानी उदय होना, तो धरती का उदय, पृथ्वी का उदय होना। अगला उदाहरण है वो है वधू धन उत्सव। यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उकार है। ऊ धन ऊ बराबर ऊ, तो बढ़ गया रूप वधूत्सव यानी कि वधू का उत्सव, वधू की खुशियां। द्वितीय है वधूधन, तीसरा उदाहरण है वधूधन उक्ति। इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण उकार है। ऊ धन ऊ बराबर उकार, तो रूप बना वधूक्ति यानी वधू का बोलना, वधू का कहना। आगे है चौथी स्थिति ऊ धन ऊ बराबर ऊ। वधू, उसका उदाहरण है वधू धन ऊर्जा। यहां पर देख सकते हैं अपन उदाहरण को, वधू धन ऊर्जा, वधू धन ऊर्जा, ये वाली स्थिति है। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में उकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण उकार है। ऊ धन ऊ बराबर बना, तो यहां पर क्या बन जाएगा वधू ऊर्जा, क्योंकि ये ऊ तो इसमें मिल गया, बचा गया जा, तो वधूर्जा। क्या बना वधूर्जा। वधूर्जा रूप बना है, और इसका मतलब था वधू यानी वधू, घर की जो वधू थी वो वधू, और ऊर्जा यानी शक्ति, वधू की शक्ति, ताकत। ऐसे ही है भूधन ऊर्जा, प्रथम शब्द के वर्ण में मिला हुआ है ऊ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ऊ। ऊ धन ऊ बराबर होता है ऊ, तो भूधन ऊर्जा, भूर्जा यानी भूमि की ऊर्जा, भूमि की शक्ति। तीसरा उदाहरण है सरयू धन उर्मी। सरयू में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उकार है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण उकार है, तो ऊ धन ऊ से बनता है ऊ, तो ये रूप बन जाएगा सूर्यु, सरयूर्मी। क्या बनेगा सरयूर्मी। सरयू यानी सरयू नदी, और उर्मी यानी प्रवाह, तो सरयू नदी का प्रवाह। ये अपन ने दीर्घ संधि में उकार की चारों स्थितियों के उदाहरणों के देखा, जो कि टोटल 12 उदाहरण है। अब आगे अपन देखने वाले हैं रिकार और रिकार के 5-5 उदाहरण, टोटल 10 उदाहरण। अगला जो दीर्घ संधि का उदाहरण है वह एक तो री का है और एक लिकार का है। इसमें अपन रिकार के बारे में अध्ययन करते हैं। री धन री बराबर उदाहरण दीर्घ रिकार। उदाहरण है मातृ धन ऋणम, बन गया मातृनम। देखते हैं इसकी स्थिति, मातृ धन ऋणम, इसका पूरा विग्रह करके देखेंगे। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में रिकार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है रिकार,
द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वह भी क्या है, ऋकार है। तो इन दोनों के मिलन से बना है दीर्घ ऋकार। अब देखते हैं इसका विग्रह करते हैं। मैं धन आ धन त धन री धन न धन ए धन म। ये इसका पूरा विग्रह रूप है। अब इसमें संधि हुई है री धन री में, तो इन दोनों के मिलन से बना है वो बना है दीर्घ ऋकार। क्या बना है, दीर्घ ऋकार रूप बना है। अब इसमें देखते हैं मैं में ए मिलाएंगे तो मां, और इसमें त में री मिलाएंगे तो ये दीर्घ री, फिर ये न में ए मिलाएंगे न पूरा और ये मैं, मातृणम ये रूप सिद्ध हुआ। ऐसे ही सभी रूप होंगे। पितृधन ऋणम, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ऋकार है। यहाँ पर इन दोनों के मिलन से दीर्घ ऋकार आदेश हुआ, शब्द बना पितृणम। दूसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है पितृधन ऋणम। इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऋकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ऋकार है। दोनों के मिलन से दीर्घ ऋकार आदेश हुआ, रूप बना कर्तृणम। चौथा उदाहरण है भातृधन ऋणम। इसके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ऋकार है, क्या है, ऋकार है, ह्रस्व ऋकार है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व ऋकार है। इन दोनों के मिलन से दीर्घ ऋकार आदेश हुआ, रूप बना भातृणम। जो पांचवा उदाहरण है होत्रीधन ऋणम। होत्रीणम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ऋकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ऋकार है। दोनों के मिलन से दीर्घ ऋकार आदेश हुआ और रूप बना होत्रीणम। इनके सभी क्या बता देता हूं। मातृ यानी माता, ऋणम यानी ऋण, माता का ऋण मातृणम। पितृ यानी पिता, ऋणम यानी ऋण, पिता का ऋण पितृणम। कर्तृ यानी कर्ता और ऋणम यानी ऋण, कर्तृणम कर्ता का ऋण। ऐसे ही भातृ यानी भाई और ऋणम यानी ऋण, भाई का ऋण भातृणम। और होत्री यानी हवन करने वाला यजमान, और ऋणम यानी ऋण, होत्रीणम यानी यजमान का ऋण। अब आगे चलते हैं, लृकार पर चलते हैं। लृ धन लृ बराबर लृ आदेश होता है। मैंने पहले बता दिया कि संस्कृत में लृ का केवल एक ही रूप चलता है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो लृ धन लृ आए तो लृ ही करना है। पहला उदाहरण लृ धन लिकार है, तो बन गया लृकार है। अब देखिए ये स्थिति है लृ धन लृकार है, ये वाला है। अब इसमें प्रथम वर्ण क्या है, लृ। द्वितीय वर्ण का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, लृ। इन दोनों के मिलन से क्या बनाना है, लृ बनाना है, तो रूप बन जाएगा। ये तो इन दोनों का मिलन से लृ हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बच गया ये लृ और ये बच गया कार, तो ये बन गया लृकार है। क्या बन गया, लृकार। ऐसे ही आगे है तवलृ धन लृकार है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लिकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लिकार है, रूप बन गया तवलृकार। तीसरा उदाहरण गम धन गमलृ धन लृकार है, रूप बना गमलृकार है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में लिकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लिकार है। दोनों के मिलन से लृ बना और रूप बन गया गमलृकार। पदलृ धन लृकार है, पदलृकार है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में लृकार है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लृ है। दोनों के मिलन से लि बना और रूप बन गया पदलृकार। पांचवा उदाहरण है विसलृ धन लिकार है, रूप बना विसलृकार है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लृ है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लृ है। इन दोनों के मिलन से लृ बना और रूप सिद्ध हुआ विसलृकार है। देखिए लृ का जो अर्थ क्या है, लृ का अर्थ होता है टेढ़ी मेढ़ी आकृति। ऐसे यहाँ पर है तब ये नहीं होता है तुम्हारा, तो तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी आकृति। गम यानी जाना, या तो यहाँ जाने की टेढ़ी मेढ़ी आकृति, पद की टेढ़ी मेढ़ी आकृति, विष की टेढ़ी मेढ़ी आकृति।
इस प्रकार के लिरि का जो अर्थ है, मूल अर्थ वो है टेढ़ी मेढ़ी आकृति होता है या विकृत आकृति होता है, लेते हैं इसका। तो आज अपन ने दीर्घ संधि के टोटल जो स्थितियां है, 5 स्थितियों के बारे में अध्ययन किया और इसके सूत्र व्याख्या के बारे में पूरा अध्ययन किया। कम से कम भी अपन ने यहाँ पर 47 उदाहरणों के बारे में चर्चा की है दीर्घ संधि के। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप है जो घर पर रफ कॉपी में इनका जो ये है जैसे मातृनम है, इस शब्द से ये वाला शब्द बनाने का प्रयास करना कि ये वाला शब्द कैसे बने। इससे यदि ये बनाना आ गया आपको तो समझ लेना आपको संधि की जो पूरी कक्षा है वह आपने अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, ध्यान योग से मनोयोग पूर्वक आपने पढ़ा है और आपके जो संधि है दीर्घ संधि वह अच्छी तरीके से समझ में आई है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, जिससे कि है कि जो दीर्घ संधि के उदाहरण है और इनको जो बनाने की प्रक्रिया वह आपके दिमाग में याद हो जानी चाहिए एक बार में। और आज के लिए बस इतना ही। अब अपन कल मिलेंगे, गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा का जो अंत है वह अपन सूक्ति से करना चाहते हैं। आज की जो क्लास के अंत की सूक्ति है वह है विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम मतलब होता है कि विद्या है वह हमें विनय प्रदान करती है, हमें नम्रता प्रदान करती है, विनयशील बनाती है। इसलिए हम सभी को विद्या का अध्ययन करना चाहिए और अपने व्यवहार में विनम्रता लानी चाहिए। और आपको यह क्लास कैसी लगी इसके लिए वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे लोगों के जो जरूरतमंद है उनके लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।